FNH न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रेस प्रवक्ता भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति भारत सरकार ने 2020 में बनाई, उनका विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना फायदेमंद है विद्यार्थियों के लिए, या उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे वजीर जी से। वजीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी प्रवीण जी। मैं सबसे पहले तो फास्ट न्यूज़ हरियाणा के आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की और देश की जनता को अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने शिक्षा नीति जारी की है, ये बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है? सरकार ने जून 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, इसका सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसका समय और लाने का तरीका है ना, उस पर हम शिक्षकों को एतराज़ है जी। वो एक तो ये है कि देश और दुनिया कोविड से लड़ रहा है और बड़ा भयंकर पोजीशन थी हमारी 2020 में। तो जब पहली लहर आई उस समय जून के महीने में लाना कोई देश के लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सब बंद थी। टीचर भी स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चे भी नहीं जा रहे थे। तो अगर इस पेंडेमिक में से निकलने के बाद लेके आते तो हमें अच्छा लगता जी। लेकिन ये काल सही नहीं था। दूसरा तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेवार है सब कुछ, और जितनी भी चीज़ें कानून हैं नीतियां हैं निकल के आती हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होके आती हैं। ये जो पॉलिसी लाई गई है NEP 2020, ये पार्लियामेंट को बाईपास करके केवल केंद्रीय कैबिनेट जो है उसकी अप्रूवल से लागू कर दी। तो ये भी सही नहीं है, गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। जिनका स्टेक पर लगा हुआ है, टीचर है, अभिभावक है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे डिस्कशन होने के बाद जो फाइनल चीज़ निकल के आती, अगर वो लागू करते तो वो और देश में ज़्यादा स्वीकार्य और ज़्यादा बेटर होती जी। तो ये है एक। तो दूसरा ये है कि बच्चों के लिए आपने कहा कि ये कितनी फायदेमंद है। इस पॉलिसी का अगर विश्लेषण करें हम, थोड़ी सी नज़र ऐसी हो कि अंदर जाके देख ले चीज़ों को जी। सरसरी नज़र से आपको इसमें कोई चीज़ पकड़ नहीं आएगी, क्योंकि बड़े शब्दों का जो इस्तेमाल किया है ना, वो चीनी के घोल चाशनी में डुबो के किया गया है जी, जी। चयन करके। और जहाँ जिम्मेवारी आती है सरकार की, वहाँ सरकार बची है इसमें। एक तो ये है कि इस पॉलिसी में जो ढांचागत परिवर्तन है स्कूली शिक्षा में, वो प्राइमरी के लेवल पे हमारी टीचर ऑर्गेनाइजेशन की भी मांग थी कि ज़माना बदल गया, अब 6 साल तक लोग वेट नहीं करते बच्चे के दाखिले का। अब बच्चे की रजिस्ट्रेशन तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ तो गर्भ में होते ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि हम फलां स्कूल में कराएंगे। और हम देखते थे कि प्राइवेट स्कूलों में 3 साल के बच्चे को दाखिल कर लेते थे, तो वो जो बच्चा एक बार स्कूल में चला गया फिर सरकारी की तरफ नहीं आता था। तो हमारी टीचर ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंडिया पे भी, हरियाणा में भी डिमांड थी कि स्कूली शिक्षा में भी नर्सरी, LKG, UKG शुरू की जाए 3 साल। वो प्री प्राइमरी इस पॉलिसी में शुरू तो की गई है जी। हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो स्कूली ढांचे में नहीं है, उसको आंगनवाड़ी को दे दिया गया। अब आंगनवाड़ी का खुद का हाल बड़ा माड़ा है। ज़्यादातर आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनमें ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, खेल का ग्राउंड तो है ही नहीं। पूरे देश में मैं चैलेंज से कहता हूँ कि एक भी आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा नहीं है जिसमें खेल की सुविधा हो। तो बच्चों को तो देखो, स्कूल में अगर आपने पढ़ाना है तो ये चीज़ें साथ में ज़रूरी हैं कि शौचालय भी लड़के लड़कियों का अलग हो, स्टाफ का अलग हो, पीने का साफ पानी हो। और बच्चे छोटे हैं ना, केवल पढ़ते नहीं क्लासरूम, वो खेलते भी हैं, वो धमा चौकड़ी भी मचाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से चूलबाजी भी करते हैं। इसी को तो बचपना कहते हैं जी। वो छीन लेगी ये पॉलिसी, क्योंकि आंगनवाड़ी के तो एक कमरा है छोटे छोटे, उसमें आधे में तो उनके स्टोर में अनाज खाने की चीज़ें रहती है, आधे में कुर्सी लगा के कुछ बच्चों को बिठा लेती हैं। दूसरा, टीचर जो है ना वहाँ वो ट्रेंड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
बच्चे का अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है उसका मनोविज्ञान पकड़ना। अगर टीचर ने बच्चे का मन पकड़ लिया तो वो टीचर सफल है। बच्चे का मन नहीं पकड़ पाया तो असफल होगा। और आंगनवाड़ी में हमारे ज़्यादातर जो काम करती है मैंने, उनकी ये ट्रेनिंग नहीं है। जब हमने ये किया तो सरकार ने जवाब दिया कि हम इनका एक कंडेंस कोर्स करवा देंगे कुछ हफ्ते का। लेकिन हमारा ये मानना है अगर आपने नर्सरी क्लासेस शुरू की हैं तो देश में एक कोर्स है NTT, वो कराया जाए और तब उनको बच्चे हैंड ओवर करें। अदरवाइज बच्चे सफ़र करेंगे, वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा। और हरियाणा में तो संकेत हो गए जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आने वाले 10 साल तक प्राइमरी टीचर की ज़रूरत नहीं है, हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो रोज़गार पे भी ज़बरदस्त असर होगा इसका जी। इसके साथ साथ 3 साल से हमारे जो सरकारी टीचर की प्रशिक्षण केंद्र हैं, प्राथमिक डाइट्स बोलते हैं हम जिले में, ब्लॉक में बाइट्स, उनमें दाखिले बंद हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में जो टीचर लगे हुए हैं वो सरप्लस होंगे 40% और आंगनवाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नर्सरी का इसका नुकसान होगा, बच्चों को क्वालिटी की गुणवत्ता की एजुकेशन नहीं मिलेगी। दूसरा जो हमारा प्राइमरी का ढांचा है वो 3 साल का ही बच जाएगा, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो छोटा हो जाएगा स्कूल, हमारा संख्या सिकुड़ जाएगी। हम ये कहते हैं कि विस्तार होना चाहिए पॉलिसी में, बच्चों की विस्तार की बजाय वो सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है प्राइमरी स्कूल। मिडिल स्कूल क्लास तो वही रख दी 6ठी, 7वीं, 8वीं, लेकिन उसमें बच्चों को एंट्रेंसशिप का कहा गया है। ये जो उम्र है ना 11 से 14, ये आयु जो है ये काम के लिए नहीं है बच्चों का। ये 14 साल तक तो किसी बच्चे से शारीरिक श्रम लेना ही गलत है, ये कहते हैं दुनिया के शिक्षाविद भी, दूसरे बच्चे। अब उनको सरकार कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उनको काम और कौशल देंगे जी। 30 तारीख को बोल रहे हैं ऐसे मनोहर लाल जी। इस उम्र में बच्चों को काम और कौशल नहीं चाहिए, इस उम्र में बच्चों को किताब और कलम चाहिए, स्कूल का वातावरण चाहिए, वो जरूरी है। काम तो वो सीख लेंगे, कोर्स जो पूरा कर लेंगे ना वो स्कूल का या कॉलेज का, उसके बाद एंट्रेंसशिप होती है। जैसे डॉक्टर MBBS कर लेता है, IIT के कोर्स हैं, हम टीचर के JBT के और BEd के कोर्स हैं, उनमें 180 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस है। जब हम वो कोर्स पूरा करते तब होती है, तब अच्छा लगता है हमें अगर वो ऐसा करते। इसके साथ जो हमारा +2 का ढांचा है उसको भी बदल दिया, वो अब सेकेंडरी कहलाएगा और उसमें 4 क्लास होंगी, 9वीं से 12वीं जी। इसको सेमेस्टर कर दिया, 8 सेमेस्टर होंगे। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट बच्चे ने पास करने होंगे और टोटल 48 सब्जेक्ट उसने क्लियर करने 8 सेमेस्टर में, 6 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर। इसमें ये भी फ्री कर दिया। +1 पे हमारे ये होता था बच्चे जिसने साइंस लेनी है वो साइंस स्ट्रीम ले ले, मेडिकल नॉन मेडिकल। जिसने कॉमर्स लेनी है वो कॉमर्स ले ले, बाकी बच्चे आर्ट्स ले लें। अब हमारी सरकार ने इसके करता धरता उन्हें ये कह दिया कि आज़ादी तो 1947 में मिली थी, एक हम 2020 में बच्चों को दे रहे हैं कि उनकी मर्जी है वो कौन से ही सब्जेक्ट चुने। अब मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि अभी तो टीचर को ही नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट चुन लेने चाहिए, वो कितना बच्चों को बता पाएंगे, गाइड कर पाएंगे इस लेवल पर। और केवल बच्चे पर छोड़ दिया ना तो वो ना तो साइंस का एक्सपर्ट होगा, ना ही वो कॉमर्स का होगा, ना ही आर्ट्स का। हर वर्ष हर सेमेस्टर में बच्चे को सब्जेक्ट चेंज करने की स्वतंत्रता दी गई है जी। अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए बायोलॉजी जरूरी है, जूलॉजी, बॉटनी जी। अब ये कह रहे हैं कि उसके साथ आप बेसिक संस्कृत ले लें, बेसिक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ले लें, तो कॉम्बिनेशन तो बना नहीं जी। मैं सोशल साइंस का विरोधी नहीं हूँ, डॉक्टर और इंजीनियर और टेक्नोक्रेट को भी सोशल साइंस आनी चाहिए, वो सबसे पहले जरूरी है। मैं साइंस का ग्रेजुएट रहा, मेडिकल का, लेकिन मैंने मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में की, तो मेरा जो ज्ञान बढ़ा ना समाज का वो सोशल साइंस से बढ़ा। तो मैं ये तो मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन इस उम्र में बच्चों के ऊपर चॉइस छोड़ दी तो गलत होगा। दूसरा, एक सर्टिफिकेट मिलता था हमें मैट्रिक का, जो सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना गया है देश में, उसी से हमारी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ चेक करना होता है कहीं भी दाखिले में, नौकरी में, वो पहला डॉक्यूमेंट है। अब वो खत्म हो जाएगा बच्चों का। अब वो बच्चे 48 सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, तब उसको एक सर्टिफिकेट +2 का मिलेगा।
अगर एक भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रह गया तो उसको पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो 8वीं पास ही कहलाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं पास नहीं कहलाएगा। तो इसका ये नुकसान होगा बच्चों को। एक बड़ी भारी दिक्कत ये कर दी जी उन्होंने कि पहले स्कूल खोलने का नए स्कूल का आधार था बच्चे की पहुंच स्कूल तक, रीच जी। वो था प्राइमरी में 1 किलोमीटर, मिडिल में 1.5 किलोमीटर और सेकेंडरी लेवल पे 3 किलोमीटर। जहाँ बच्चा रह रहा है उसके इस दायरे में स्कूल गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए जी। जहाँ बच्चा बिना किसी सहायक और व्हीकल के स्कूल में आराम से चला जाए, आराम से आ जाए, ये आधार था। अब इस पॉलिसी ने उसको बदल दिया आधार को। अब उस पहुंच की बजाय बच्चों की संख्या होगी। अगर अब किसी गांव ढाणी शहर में 30 बच्चे किसी में क्लास में नहीं है तो नया स्कूल वहाँ नहीं खुलेगा। अब सरकार की जिम्मेवारी है भाई, ढाणी में चाहे थोड़े बच्चे हैं चाहे ज्यादा है, उन बच्चों को शिक्षा देना हमारी भारत की चुनी हुई सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेवारी है। ये आधार रहना ही चाहिए। अगली जो बात है इसमें वो एग्जाम से संबंधी है। अभी राज्यों के बोर्ड हैं 48 देश में, कुल मिला के 48। इस पॉलिसी ने ये कह दिया कि राज्यों के बोर्डों को धीरे धीरे समाप्त करेंगे और केंद्रीय लेवल पर NTA नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबके वो ही टेस्ट लेगा। और अब शुरू भी हो गए इस साल से जी। NTA ही फार्म भरवा रही है बच्चों का। तो इससे नुकसान होगा, हमारे जो शिक्षा बोर्ड हैं उनका खत्म होने का मतलब है कि उस राज्य की जो विशेषताएं थी पाठ्यक्रम में वो खत्म हो जाएंगी। भाषा की विशेषता थी हर राज्य की, वो खत्म हो जाएगी। अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी सब राज्य की अलग अलग है, क्योंकि राज्यों का संघ है हमारा देश, उनकी अपनी विशेषताएं वो रहनी चाहिए। अब केवल केंद्रीय एक वो होगा ना बोर्ड, तो उससे क्या होगा कि ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा महंगी होगी, शिक्षा का बाजारीकरण होगा, वो नहीं होना चाहिए। हरियाणा में तो शुरू कर दिया सरकार ने ये संस्कृति मॉडल स्कूलों के नाम पर, जो पहले से हमारे सरकारी स्कूल थे ना जी। उनके बोर्ड बदल दिया, गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल चरखी दादरी और उनको CBSE से एफिलिएट कर दिया है जी। तो इसका मतलब हरियाणा बोर्ड के एफिलिएट थे वहां से तो कम हो रहे हैं, सेंटर में उनको दे रहे हैं और RTE का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये उसका विरोधाभासी है ये पॉलिसी। RTE ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, उसको किताब भी हम देंगे, स्टेशनरी भी हम देंगे, वर्दी भी हम देंगे, खाना भी हम देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे, लेना कुछ नहीं है बच्चों को। अब संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर वहाँ ट्यूशन फीस लगा दी, एडमिशन फीस लगा दी और RTE से बचाव करके वहाँ कमाई शुरू कर दी। हम इसका विरोध करते हैं। कानून का पालन करना चाहिए, सरकार को मान सम्मान करना चाहिए। और कानून ये बना हुआ है 14 साल तक के बच्चों का भारत में फ्री शिक्षा होगी। उधर बढ़ते तो अच्छा रहता, उसकी बजाय कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं और महंगा होने से नेचुरली बच्चों में ड्रॉप आउट होगा। ये पॉलिसी भी कह रही है कि 3 करोड़ 22 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा अभी भी। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी ये विडंबना ही है, नहीं तो हर बच्चा इनरोल होना चाहिए। और ये भी मान रहे हैं वो कि 8वीं क्लास तक आते आते 40% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये जो पॉलिसी आई है ना, बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ाएगी। वो चाहे आप स्कूलों की संख्या कम करने पर या जो टीचर के तरीके हैं या एग्जाम के तरीके हैं उन पर। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टीचर की भर्ती का तरीका रखा है ना इसमें जी, वो भी केंद्रीय करता है। अब राज्यों के टेस्ट होते थे, जैसे हरियाणा में एचटेट था, हाँ वो नहीं, सीटेट होगा, केंद्रीय सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एचटेट आरटेट टाइप नहीं होंगे, उस टेस्ट के माध्यम से ही अब भर्ती होगी। हालांकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, देश आजाद हुआ तब राज्य की सूची में था। 1972 में इंदिरा गांधी ने उसको समवर्ती सूची में लाया और जब 7 साल का ये जो रिजाइम है बीजेपी का, ये पूरा केंद्रीयकृत कर रहे हैं टीचर की भर्ती का, उसके ग्रेड का, उसके पाठ्यक्रम का, उसके एग्जाम का। बहुत सी सेंटर के लेवल पे ऐसी एजेंसियां बना दी कि वही सब कुछ का संचालन करेंगे।
तो ये एक तरह का हमारा जो फेडरल ढांचा है ना देश का, उसके लिए भी आघात होगा। भारत संघों का मिलके एक राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट्स जी। वो कैरेक्टरिस्टिक रहनी चाहिए हमारे भारत की, केंद्रीयकृत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा उसमें टीचर का क्या कर दिया कि जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, टीचर उपलब्ध नहीं है, शिक्षा कम थी, वहाँ बच्चों के सहपाठियों का जो पीएच ग्रुप है ना, उसी में से जो होशियार बच्चा होगा ना, वो अपने से छोटी क्लास को पढ़ा लेगा। हाँ, जैसे 5वीं का बच्चा चौथी न चौथी का तीसरी में, को। और उस बच्चे के घंटे जुड़ जाएंगे, कितने घंटे इसने पढ़ाया। और जब वो शिक्षक बनना चाहेगा और जेबीटी या बीएड में दाखिला लेगा तो वहाँ उसको प्रेफरेंस देंगे कि इसने नीचे पढ़ाया हुआ है। अब देखो बच्चा बच्चों को पढ़ा लेगा तो मुझे नहीं लगता फिर सरकार टीचर लगाएगी बिना पैसे। दूसरा क्या किया है इन्होंने कि एक कंसेप्ट रखा है इस पॉलिसी में, लोकल वॉलंटियर्स, स्थानीय स्वयंसेवक पढ़ाएंगे प्राइमरी तक जी। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ ना तो कोई क्वालिफिकेशन होगी, ना कोई ग्रेड है, ना कोई भत्ता होगा, ना रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट, और बड़ी पॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा इसमें। और पंचायतों के माध्यम से करे या जिला परिषद के माध्यम से, अब मान लो कोई सरपंच है, उसकी पावर आ गई कि आपने अपने स्कूल में लगाने, तो नेचुरली वो अपने परिवार अपने वोटरों में से लगाएगा, मेरिट वेरिट है, कुछ नहीं देखेगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियां देखेंगी, क्योंकि शिक्षा भी राजसत्ता को मजबूत करने का एक हथियार है। जैसी भी राजसत्ता वो अपनी बहुत दिनों तक डंडे के सहारे से लोगों पर राज नहीं कर सकती, उनके माइंड को काबू करना होता है, और वो काम करती है शिक्षा। तो नेचुरली शिक्षा को वो ये चाहेंगे कि वो हमारे लोग ही हों, लोकल वॉलंटियर। और है भी इनकी थ्योरी तो कैच देम यंग, छोटे हैं पढ़ लो, और जो अपन पढ़ाना है ना पाठ है आरएसएस का, वो वहीं से पढ़ा दो ताकि वो तरह फिर जो सपोर्टर वोटर है वहीं से निकले आए, तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और तीसरा इसमें रखा है जी पार्ट टाइम टीचर। हमारे कुछ कला के सब्जेक्ट हैं, कुछ भाषाओं के हैं, जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है, कृषि है, संस्कृत है, दूसरी भाषाएं हैं। उनके लिए ये कहा इन्होंने कि स्कूलों में वर्कलोड नहीं बनता टीचर का पूरा, इसलिए उनको पार्ट टाइम रखा जाए। पार्ट टाइम का मतलब होगा उनका आधे दिन रखा तो आधे दिन का वेतन, या फुल टाइम रखा तो उसको 2-3 स्कूल पर डे, मतलब 6 घंटे स्कूल लगता है, सुबह मॉर्निंग असेंबली और 2 घंटे ए स्कूल में, मिड डे मील और दोपहर की छुट्टी बी स्कूल में 2 घंटे, और फिर 2 घंटे तीसरे स्कूल में छुट्टी के समय इवनिंग टाइम पे। ऐसा उन्होंने प्रावधान रखा है। तो ये एक तरह से अध्यापकों को धक्का देने वाली बात है, उसकी अपना जो लगाव है ना संस्था के साथ जो एक होती है उसको कम करेगा। ये सही नहीं है। फुल टाइम टीचर ही सब सब्जेक्ट के, सब क्लास के होने चाहिए। और लास्टली सीटेट के जो फुल ग्रेड के भत्तों के लोग होंगे वो बहुत थोड़े ही बचेंगे हायर उसके लिए। तो ये मुख्य रूप से इसके हमने फीचर देखे इस पॉलिसी के। ऐसे ही हायर एजुकेशन में अब कॉलेजों का इन्होंने जो किया है ना, 3000 से कम स्ट्रेंथ का कॉलेज नहीं रहेगा कोई जी, उससे बड़े होंगे। और वहाँ भी जो स्वायत्ता दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिकली, तो स्वायत्त संस्थाएं होंगी। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएट नहीं होंगे, उन कॉलेजों का अपना पाठ्यक्रम होगा, अपनी फैकल्टी होगी, अपने ग्रेड होंगे, अपने एग्जाम होंगे, अपने सर्टिफिकेट होंगे। तो इस तरह से रिसर्च और जो गहराई थी वो खत्म हो जाएगी। अपनी संस्था तो अपने ढंग की फीस लेंगे, अपने ढंग के टीचर रखेंगे और अपने ढंग का सिलेबस होगा, तो वो कम करेगा क्वालिटी को, हायर को हाईलाइट करने के लिए वो अपने रिजल्ट को एक्सपोज करेंगे, अपने रिजल्ट को ज्यादा दिखाएंगे। हाँ, खुद कहेंगे कुछ भी संसाधन अपनाओ, अच्छा करो जी रिजल्ट, और उसके नाम पर एडवर्टाइज करेंगे और बच्चों को दाखिले के लिए आकर्षित करेंगे। वहाँ क्वालिटी नहीं बचेगी, बाजार के लिए शिक्षा हो जाएगी, एजुकेशन खत्म हो जाएगी इससे। जी हमारी जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया, इससे बच्चों को अपना भविष्य चूज करने में किस प्रकार वो अपना भविष्य चूज कर पाएंगे, या उनको रोजगार के लिए कैसे सुविधाएं मिलेंगी? अभी तक जो ढांचा था ना, उसमें एक तरह से बच्चा +1 से ही अपनी एक जो उसकी खास स्ट्रीम थी, जहाँ रुचि थी जी, उसको चूज करके अगर डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बन जाता, टेक्नोक्रेट बनना हो तो वो बन जाता था, मैनेजमेंट में जाना हो तो वो कर लेता था।
बैंक बीमा देखना है, अकाउंट्स देखने हैं तो कॉमर्स कर लेता था। अब मेरे ख्याल से तो बच्चे के अगर ये हो तो वो खिचड़ी होगा, वो ना साइंटिस्ट होगा, डॉक्टर, ना वो इंजीनियर होगा, ना वो दाम अकाउंट संभाल पाएगा। तो दिक्कत पैदा करेगा ये आने वाले समय में। इस तरह का नहीं करना चाहिए। किसी ने करना है बाद में कर ले। मेरी रुचि थी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री कर ली। तो वहाँ तक तो जहाँ तक बच्चे को एक बार जाना है ना, वहाँ तो जो हमारा बंदा स्ट्रीम है वो होना चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद किसी ने सोशल काम करना कर सकता है, किसी ने पत्रकारिता करनी है, किसी ने लेखक बनना है, वो कर सकता है, तो रोकती थोड़ी है चीजें। तो ऐसे इस स्टेज पर करना ठीक नहीं। और दूसरा क्या होगा, इसमें टीचर की स्थायित्व तो नहीं रहेगा। नहीं, मान लो इस साल संस्कृत ले ली बच्चों ने, वहाँ संस्कृत का टीचर दे दिया, अगला हाल बच्चे की चॉइस है कि उसकी मर्जी, वो उसका कंप्यूटर ले ले या वो म्यूजिक ले ले, तो उसका टीचर नहीं होगा। और संस्कृत वाला बच्चे ना होने से वहां से उठ जाएगा। तो हर साल टीचर की बड़े लेवल पर शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी एक समस्या पैदा करेगी। और इसमें ये कहा कि 64 सब्जेक्ट होंगे ना, वो हम देंगे स्कूल में। तो मुझे नहीं लगता गांव में और कस्बे में भी ये होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या बड़े बड़े स्कूल है ना, वहाँ 64 सब्जेक्ट दे सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के तो टीचर ज़्यादा चाहिएंगे। तो इसका मतलब बड़े बड़े स्कूल होंगे, उनका नाम दिया है उन्होंने संकुल विद्यालय, उन्हीं में काम चलेगा। जो आसपास के छोटे गांव गुआंढ के हैं उनमें संसाधन नहीं होंगे, उन्हें संसाधन चाहिए तो उनको बांटना पड़ेगा। जो एक जैसे दादरी में बड़ा स्कूल है तो आस पास के इसी का फायदा उठाएं, हर स्कूल में सुविधा नहीं होगी। हमारी ये है कि सब जगह जो स्कूल खुल गया, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी एक सब में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर दे। मुझे तो अचंभा होता है कि टीचर की इतनी बड़ी ज़्यादा पोस्टें खाली हैं हायर एजुकेशन में, खास करके यूनिवर्सिटी का भी पीछे आंकड़ा था द हिंदू में 15-20 दिन हो गए होंगे, स्टेट वाइज उन्होंने आंकड़े दिए हुए थे। 60% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचर नहीं है। और मेरी बेटी पढ़ाती है प्राइवेट कॉलेज में, एसोसिएट प्रोफेसर है। एक आदमी रेगुलर है केमिस्ट्री में और 11 टीचर गेस्ट फैकल्टी में हैं। तो इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि उन बच्चों का शोषण हो रहा है। वो क्वालिफाइड है, उनको ग्रेड नहीं देना चाहते, 25-25 हज़ार में रखे हैं वो। और वो फिर लो पेड है तो फिर वैसी क्वालिटी की एजुकेशन वो नहीं दे पाते। तो टीचर का बिना शिक्षा की कल्पना करना मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि मोदी जी ने 29 को कहा है कि नया जमाना आ गया कोविड का और इसमें इसके अनुसार जीना होगा और ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के मोड को अपनाइए और इस डिजिटल फॉर्म को ज़्यादा किए। मुझे इसमें भी खतरा दिखता है। बिना क्लासरूम में टीचर और बच्चे का जो आई कांटेक्ट है, उसकी जो दिल की भावनाएं, केवल ऑनलाइन जो पढ़ाई है ना वो नहीं हो सकती। अभी भी आंकड़े आए हैं, सर्वे हुए हैं, वो सर्वे ये कह रहे हैं कि केवल 24% बच्चों के पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है, 76% के पास है नहीं, तो वो पढ़ ही नहीं रहे कुछ। और जिनके पास है ना परिवार में, वो परिवार का मुखिया ज्यादातर समय रखता है, बच्चों को नहीं मिलता। और एक परिवार में 2-3 बच्चे हैं, उनका उसी समय में कोई लेसन डिलीवर हो रहा है, तो तीनों कैसे एक फोन से काम करेंगे। सेम टाइम और लैपटॉप है नहीं सब पे और बहुत छोटा स्क्रीन है, तो बच्चों की आंखों पर भी असर हो रहा है। वो चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, वो लड़ाकू भी हो रहे हैं। जो खुले में माहौल मिलना चाहिए ना बच्चों का स्कूल का, वही बच्चे की डेवलपमेंट करता है। ऑनलाइन एजुकेशन कोई शिक्षा नहीं है। एक तो वो बहुत छोटे से वर्ग को जो संसाधनों वाला है उनके लिए होगी, गरीब की तो खत्म ही हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जैसा कैसा भी है कि आधे अधूरे टीचर, हरियाणा में भी 50,000 पोस्टें खाली हैं। स्कूलों में जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं। बिना मुखिया के कोई संस्था चल नहीं सकती। अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री ना हो, राज्य में मुख्यमंत्री ना हो, तो वहाँ के शासन का कैसा संचालन होगा, कल्पना करके देखिए। स्कूल में भी अगर मुखिया नहीं है, प्रिंसिपल और हेडमास्टर, तो उस स्कूल का कैसा संचालन होगा, कल्पना करके देखिए। बहुत बार हमने डिमांड की, बहुत बार कहा, सरकार के कानों पर जो ही नहीं रही, वो चाहती ही नहीं शिक्षा हो। वास्तव में वो सुधार के नाम पर बिगाड़ कर रही है शिक्षा का। और आने वाले समय में मैंने बच्चों का जो भविष्य है वो खतरनाक लगता है।
दोबारा अनपढ़ता बढ़ेगी भारत में। जी केवल संसाधनों वाले बच्चे ही, पैसे वालों के, अमीरों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। अनपढ़ अमीर जो माँ बाप हैं उनके, गरीब के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, ये ज्यादा संभावना। जी, ये थे हमारे साथ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रेस प्रवक्ता वजीर सिंह जी। नई शिक्षा नीति के बारे में इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को बताया। आप देखते रहिए FNH न्यूज़ और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो से क्या क्या जानकारी मिली। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऐसे चला गया।